हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, हमें क्या पढ़ना है, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ और क्या क्या प्रोसेस थी। आपसे कोई पूछे कि फेजल आयोग कब आया, ठीक है, जेबीपी समिति कब आई, एस के धार कमेटी कब आई, राज्यों का पुनर्गठन क्यों हुआ, भाषाई आधार पर कौन सा पहला राज्य बना, उस समय की समसामयिक घटनाएं क्या क्या थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, इंडिया के बारे में एक्सप्लेनेशन क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक, उसमें क्या रखा है, नेम बता रखा है, इंडिया का क्या नाम है, भारत। इंडिया इज भारत। क्या है, इंडिया भारत है, इंडिया इज दैट इज भारत। और वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का एक यूनियन है, स्टेट्स का यूनियन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टेट इंडिया का, कौन सी टेरिटरी और स्टेट, इसके बारे में फर्स्ट शेड्यूल में वर्णन है। फर्स्ट शेड्यूल अनुच्छेद अपने 12 अनुसूची है संविधान में। 12 अनुसूचियों में फर्स्ट अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिख रखा है, राज्यों का नाम है और उनकी यूटी। आज 28 राज्य और 8 यूटी का नाम मिल जाएगा, देखना कॉन्स्टिट्यूशन में जाके फर्स्ट शेड्यूल में। अब इसी के ऊपर ठीक सुप्रीम कोर्ट में एक वाद आता है, क्या था, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं अपने जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 1 का मतलब यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है फेडरेशन ऑफ स्टेट, मतलब संघवाद, फेडरेशन ऑफ स्टेट। आज यूएस में क्या है, यूएस जब बना था फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब बहुत सारे राज्य मिलके यूएस बना था, जबकि इंडिया तो अखंड भारत है। इंडिया तो अखंड है, वेदों की टाइम से आज से हजारों साल पहले, 3-4 हजार साल पहले से टाइम पीरियड हमारा तो है, वेदों की धरती है। तो अखंड भारत में अपना फेडरेशन की 2 विशेषताएं, क्या विशेषता है कि भारत का संघ किन्हीं भी राज्यों के बीच समझौते से नहीं बना, किसी भी राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, कोई यूएस की तरह नहीं है जो आज ही पनपाओ। हमारी तो बहुत पुरानी सभ्यता है भाई। तो 2 विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है, हमारे राज्य अपनी इच्छा के अनुसार अखंड भारत से अलग नहीं हो सकते। जो अलग हुए हैं, ये पाकिस्तान उकिस्तान, किन्हीं लोगों को, बहुत सारे लिबरल लोग थे उनकी वजह से हो गए, वापस लेंगे। ठीक है, ज़्यादा लिबरलपन सही नहीं होता। ठीक है, लिबरल क्यों आए, पढ़ना एक बार। लिबरल लोगों के बाद औद्योगिक क्रांति आई थी, तभी लिबरल आए थे। ये उदारवादी जो विचारधारा होती है ना, ये मीठा जहर है भाई, ये डायबिटीज कर देते हैं इंसान को। मतलब किसी आदमी को ज्यादा मीठा खिला दो, क्या हो जाए, डायबिटीज। लिबरल इसी टाइप के लोग हैं, आपको उदारता दिखाते हैं, झूठी उदारता के अनुसार हिंदुस्तान को तोड़ दिया लिबरलों ने। क्या है उदारवाद, कब आया उदारवाद, इंडस्ट्रीज की वजह से। उदारवाद से के समय ना कोई क्रांति होती है, ना एजुकेशन में क्रांति होगी, ना सोशल क्रांति होगी, कोई क्रांति नहीं होगी, कोई क्रांति नहीं होती उदारवाद की वजह से। अरे मुझे लिबरल नहीं, मैं खुद लिबरल नहीं हूँ ना, मुझे लिबरल, मैं भारतीय हूँ और मेरी विचारधारा भारतीय है, रहेगी। अरे लिबरल वगैरह जो वेस्टर्न थिंकरों की सोच है वो अपने पास रखें, आगे कुछ बोल ना सकूं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि राज्य क्या है, अपने अनुसार अलग नहीं हो सकते। ठीक, ये अपनी विशेषता है। अब आगे पढ़ते हैं। देखो, अपना जो काम है एग्जाम की, उस पर बात करते हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ। ठीक, हजारों सालों से हम गुलाम थे, कभी ब्रिटिशर्स के, कभी मुगलों के, बाहरी लोगों की गुलामी से हम आज़ाद हुए। 1947 में हमारी हर क्रांतिवीर ने अपनी आहुति दी इस स्वतंत्रता आंदोलन में। अब जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो 565 के आसपास देशी रियासतें थी, राजा रजवाड़े थे 565। उन सबको एक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में एक मंत्रालय बनता, उसका नाम था रियासती मंत्रालय। कौन सी थी अपनी रियासत, 565 थी, और मंत्रालय कौन सा बनता है, रियासत मंत्रालय। रियासती मंत्रालय, ठीक, रियासती मंत्रालय बनता है। यही पटेल साहब जी के नेतृत्व में सारी रियासतों को एक किया जाता है। ये 2-3 बदमाश थे, थोड़े जूनागढ़ और हैदराबाद के जो नवाब वगैरह थे, उनको कुछ अलग तरीके से साथ में लिया गया। अब उस समय जब रियासतें वगैरह बन गई तो हिंदुस्तान में आज हम देखते हैं कि 28 राज्य हैं अपने पास। उस समय कितने थे, आज पर 28 राज्य, 8 यूटी है हिंदुस्तान का। अपना प्रशासन के आधार पर हमने डिवाइड कर रखा है राज्यों की बाउंड्रीज को। ठीक, अब उस समय हिंदुस्तान में कितने राज्य थे, उस समय हिंदुस्तान में राज्यों की संख्या आप याद करो। देखो, 3-4 पार्ट थे। पहले पार्ट में 9 राज्य थे,
दूसरे में भी 9 थे, बी में, सी में 10 थे, डी में 1 थे, हैं? तो टोटल कितने हो गए? 29 हो गए उस समय टोटल यूटी सहित। अब इनको अलग अलग डिवाइड कर रखा था, 4 पार्ट थे। अब आज में देखो 2019 का जम्मू कश्मीर के 5 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर वाला बिल पास हुआ था, तो जम्मू कश्मीर अब क्या है? यूटी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये अपना भारत का मैप है। तो 1951 में राज्यों के मैप इस तरह से थे, फिर आज 2019 में ये, जैसे आज हम बोलते हैं महाराष्ट्र, तो आप महाराष्ट्र का मैप आज का देखो और उस समय महाराष्ट्र कहाँ था? उससे बॉम्बे था, बॉम्बे में कुछ गुजरात का पार्ट था, कुछ महाराष्ट्र का पार्ट था, हैदराबाद अलग था, ठीक है, मद्रास के अंदर हैदराबाद और तेलंगाना और तमिलनाडु थे, केरल था ही नहीं राज्य का नाम, केरल की जगह त्रावणकोर था, ठीक है। मध्य प्रदेश का आज देखो एकदम साफ दिख रहा है मध्य प्रदेश, उस टाइम में देखो मध्य प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे पूरा 2 प्रदेशों को छोड़ दो जो देशी रियासतें थी, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दो, तो ये क्या पूरा असम एक था राज्यों में, और अब अलग अलग राज्य में डिवाइड किया गया है। तो इसी चीज को पढ़ते हैं सबसे पहले कि ये पार्ट 4 पार्ट बनाए गए। यूपीएससी आपसे पूछेगा भाई इन 4 पार्टों में क्या क्या प्रॉब्लम है, ये 4 पार्ट क्या है, पार्ट ए में और पार्ट बी में क्या डिफरेंस है? रटोगे? भाई रटना आना है, ठीक है। हम भारतीय हम रटते ना है, हम रटवा देते हैं लोगों को, ठीक, हम रटेंगे नहीं, हम पट समझेंगे। तो पार्ट ए में कौन कौन से स्टेट्स थे, इनको ए में ही क्यों रखा गया? देखो पार्ट ए में उन स्टेट्स को रखा गया, कितने स्टेट्स रखे गए? 9। इन 9 स्टेट्स को आप इस मैप में देखोगे, जो भी रेड रेड कलर दिख रहा है वो 9 स्टेट्स हैं, गिन लो, ठीक है। इन 9 स्टेटों में क्या होगा? एक तो राज्यपाल होगा, एक मतलब इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर होगी जिसमें सीएम वगैरह होंगे, ठीक। तो राज्यपाल भी होंगे और गवर्नमेंट कहेंगे यार राज्यपाल तो साल नहीं, याद रखना एक पद था राज प्रमुख। राज प्रमुख याद है ना, 1956 में खत्म राज प्रमुख, जबकि इन 9 राज्यों में राज प्रमुख नहीं थे। पढ़ेंगे किन 9 राज्यों में राज प्रमुख है। तो अब ये 9 राज्य कौन है? ये वो 9 राज्य हैं जिन पे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट क्या था? शासन था। किनका? फॉर्मर गवर्नर्स एंड प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, इन पे डायरेक्ट ब्रिटेन का राज था। जबकि जैसे राजस्थान दिखा रहा है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, हिमाचल का थोड़ा बहुत पार्ट्स एरिया, इन पे डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं था, इन पे राजा रजवाड़े थे, देसी रियासतें थी। अब इन 10 राज्यों को, सॉरी 9 राज्यों को आप देखोगे तो 9 कौन कौन से थे? बॉम्बे, मद्रास, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक, पंजाब, उत्तर, आज मैंने अगर उत्तर प्रदेश बोला उसमें बोलते थे संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो पंजाब के एरिया में आप देखोगे हरियाणा वाला भी एरिया है, पंजाब में हरियाणा भी है, थोड़ा हिमाचल का भी पार्ट है, ठीक है। ये 9 पार्ट, 9 पार्ट ए में 9 राज्य थे। तो पार्ट बी में क्या है ऐसा? देखो पार्ट बी में 9 राज्य हैं, लेकिन इनमें अलग क्या है? इनमें अलग यह है कि इन 9 राज्यों में, जो पार्ट बी के 9 राज्य, इनमें गवर्नर नहीं है, इनमें है राज प्रमुख। कौन है? राज प्रमुख, ठीक है। हमारी राइटिंग तो बहुत गंदी है भाई। राज प्रमुख, ठीक है, बहुत गंदी। मेरे को मेरे बापू ने तीसरी चौथी पांचवी क्लास में मैंने राइटिंग की ट्यूशन भी ली थी, फिर भी मेरी राइटिंग ना सुधरी। अब नहीं लगता अगले जन्म में ही सुधरेगी। तो राज प्रमुख, ठीक, किस में? इन 9 स्टेट में, जो पार्ट बी के 9 स्टेट, इनमें राज प्रमुख होगा, ना कि राज्यपाल थे। मैं 1951 की बात कर रहा हूँ, ठीक। कब की बात कर रहा हूं मैं? 1951 से 1956 की बात है ये। इन 9 राज्यों में राज्यपाल नहीं, राज प्रमुख होगा। राज प्रमुख अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। डिफरेंट मिला ना पार्ट ए से। पार्ट ए में कौन है? राज्यपाल है, यहाँ राज प्रमुख है। और दूसरा कौन होगा? कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट असेंबली होगी जिसमें सीएम वगैरह होंगे। अब ये 9 स्टेट कौन कौन से रट लो, ठीक है। इनको रटना है समझने की तरह, मैं कहता हूं वैसे नहीं रटना, वैसे समझना है। अब पटियाला, पेप्सू बोलते हैं, तो पंजाब वाला, ये पंजाब के बीच में जो रियासत थी महाराजा रणजीत सिंह के टाइम की, उन रियासतों के पार्ट्स वगैरह ये पंजाब वाला, ठीक है। पेप्सू, ये दिखा दो, ये वाला पार्ट जो पीला पीला दिख रहा है, ठीक, पेप्सू था। हैदराबाद, ये रहा हैदराबाद। मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र, देखो गुजरात का आधा पार्ट बॉम्बे में आ रहा है, ठीक है। 1/3 सौराष्ट्र, कच्छ अलग है, सौराष्ट्र में आ रहा है, ठीक। फिर कौन कौन से? त्रावणकोर, जो आज का केरल है, उस समय का, ये जो केरल है आज हम केरल बोलते हैं, उसमें त्रावणकोर। ये किस में? पार्ट बी में। तो पार्ट बी में कौन कौन है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, सॉरी, त्रावणकोर, मध्य प्रांत। देखो मध्य प्रांत में कौन सा है? ये देखो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ऊपर से ग्वालियर, भिंड, मुरैना वाला एरिया ये है ना,
ये वाला इंदौर वाला एरिया, ये किस में आ रहा था? पार्ट बी में आ रहा था, मध्य प्रदेश में, ठीक है, सॉरी मध्य प्रांत में, मध्य प्रदेश नहीं मध्य प्रांत में, ठीक। अब देखो आ गया ऐसा, ये रहा मध्य प्रांत। फिर क्या रहा, मैसूर बता चुका हूं, राजस्थान, सौराष्ट्र और विंध्य, विंध्य प्रदेश, ये देखो सौराष्ट्र गुजरात वाला, ये सौराष्ट्र और ये विंध्य प्रदेश किस में थे? पार्ट बी में। और पार्ट बी पार्ट ए से अलग है, समझ गए क्यों अलग है? कितने राज्य थे? 9 राज्य। पार्ट बी में कितने? 9। अब पढ़ते हैं पार्ट सी। पार्ट सी पार्ट ए और पार्ट बी से अलग है। इसमें जो 10 राज्य हैं इनका सिस्टम अलग है। ये कौन से हैं? पहले बात, ये वो राज्य हैं जिन पे छोटी छोटी रियासतें थी, या जिन पे चीफ कमिश्नर, जो ब्रिटिशर्स के टाइम राज करते थे, चीफ कमिश्नर होते थे ब्रिटिशर्स के टाइम, उनको रखा गया इन 10 राज्यों में। ये छोटे छोटे थे। पार्ट सी में कितने थे? 10 थे। जैसे अभी आज अजमेर राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उस समय 1951 से 56 के समय अजमेर क्या था? चीफ कमिश्नर स्टेट था। कौन सा था? चीफ कमिश्नर स्टेट है। इसमें ना तो सीएम था ना गवर्नर था, इसमें एक ही था, चीफ कमिश्नर ही पूरा सिस्टम संभालता था। कौन संभालता था? हेड कौन था? चीफ कमिश्नर, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देते थे। 10 थे ये। 10 में नॉर्मल देखो, अजमेर आप जानते हो कहाँ है? राजस्थान में। भोपाल जानते हो? मध्य प्रदेश में। अब बिलासपुर, बिलासपुर नाम लेते मेरे भी दिमाग में आया था अचानक, यार छत्तीसगढ़ होगा, जब मैं भी शुरू में पढ़ता था पॉलिटी, ठीक है, डीडी बसु से देखो यार बिलासपुर छत्तीसगढ़ होगा, फिर नेट पे देखा, अरे नहीं यार ये तो अलग जगह है, हिमाचल प्रदेश वाला। तो बिलासपुर कहाँ पे भाई? बिलासपुर हिमाचल वाला एरिया में यहाँ है बिलासपुर, ठीक है। कुर्ग, कुर्ग का नाम आता है आंध्र प्रदेश, सॉरी कर्नाटक, कर्नाटक में अपने मैसूर के नीचे देखो यहाँ पे कुर्ग, ठीक है। दिल्ली सब जाना है। और हिमाचल प्रदेश, आज हिमाचल प्रदेश राज्य है, लेकिन उस समय पार्ट सी में था, ठीक है, चीफ कमिश्नर थे इस पे, ठीक है, किसमें? हिमाचल प्रदेश। अब उसके बाद में आता है कच्छ। सौराष्ट्र किसमें? पार्ट बी में। गुजरात का आज का सौराष्ट्र पार्ट, देखो सौराष्ट्र का नाम आता ही एक दिमाग में याद आना चाहिए, सौराष्ट्र का नाम आते आपको आर्टिकल 371 है, स्पेशल प्रोविजन फॉर दी विदर्भ मराठावाड़ा सौराष्ट्र, है ना, स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बनेगा, 371 आर्टिकल, महाराष्ट्र और बॉम्बे के लिए, है ना, ठीक। तो अब इसी में देखो, पार्ट सी में कौन है? कच्छ। तो कच्छ किस में है? पार्ट सी में। और सौराष्ट्र किस में? पार्ट बी में, ठीक। और आधा गुजरात का ये पार्ट, इधर वाला पार्ट किस में था? पार्ट ए में, बताया था मैंने, बॉम्बे स्टेट के साथ। कच्छ के बाद में आता है मणिपुर और त्रिपुरा। मणिपुर और त्रिपुरा भी देसी रियासतें थी, छोटी रियासतें थी, इनको पार्ट सी में रखा गया। कौन? ये रहा मणिपुर और ये रही त्रिपुरा। अब और कौन बचा? कूच बिहार। शुरू में कूच बिहार का नाम होता है, मेरे को लगा बिहार में होगा कूच बिहार, लेकिन बिहार में नहीं है कूच बिहार। कूच बिहार है मेरे भाई वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे बोडोलैंड वाला एरिया दिखे भाई है यहाँ पे। तो पार्ट सी समझ गए, पार्ट सी डिफरेंट है ना पार्ट ए और बी से। अब पार्ट आता है डी। डी में कितने रहेंगे? एक। कौन था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका जो प्रशासनिक हेड, मतलब सीएम की जितने भी पावर थी किसके पास थी? लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको अपॉइंट कौन करते थे? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि प्रेसिडेंट, ये याद रखियो, सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो वो बात समझेंगे, प्रेसिडेंट्स के पास कितनी पावर है वो आप जाना करो, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिर्फ एक था। अब मैं ये पार्ट ए बी सी को अलग करने का, राज्य का पुनर्गठन की ये बातें क्यों आई? आज अपने पास राज्यों का मैप अलग देखते हैं, 28 राज्यों का मैप, उस समय मैप अलग है, सिस्टम अलग है। ऐसा क्या भूचाल आ गया था 1956 में कि राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ा, और आज ही पुनर्गठन चल रहा है राज्यों का। तो इसके लिए आपको थोड़ी बैकग्राउंड जानना होगा। हिंदुस्तान का पहला भाषाई आधार पर राज्य बना, हिंदुस्तान का पहला भाषाई आधार पर राज्य बनने वाला था, वो था उड़ीसा। अब बहुत सारे भाई कमेंट में कहेंगे यार हमने तो आंध्र प्रदेश पढ़ा था, वो आदमी गलत है, उड़ीसा बता रहा है। भाई मैं कह रहा हूं स्वतंत्रता से पहले, ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला था आंध्र प्रदेश, स्वतंत्रता से पहले कौन है? उड़ीसा। कब बना उड़ीसा? देखो भाषाई आधार का पहला मूवमेंट हिंदुस्तान में शुरू होता है 1895 में। कब शुरू होता है भाई? 1895 में, ठीक है। कहां शुरू होता है? बिहार से उड़ीसा अलग होना चाहते, भाषा आधार पे आंदोलन था। इस आंदोलन को पीक पे लेके गए थे मधुसूदन दास जी। कौन? मधुसूदन दास जी, ठीक है, हमारे मधुसूदन दास जी। अब मधुसूदन दास जी कौन थे? याद रखना, उड़ीसा के पहले वकील, उड़ीसा के पहले स्नातक डिग्री होल्डर मधुसूदन दास साहब जी, जिन्होंने 1936 में उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया था। कब? 1936 में
अलग प्रांत बनाया था भाषाई आधार पर। हिंदुस्तान का पहला प्रांत कोई बना था वो उड़ीसा में, स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहा हूँ, 1936 की बात है। मधुसूदन दास साहब को उत्कल का प्राइड भी बताते हैं, मतलब उत्कल का गौरव, मतलब प्राइड ऑफ द उत्कल। ठीक, तो मधुसूदन दास जी के बारे में कोई पूछे तो आप बता देना। अब घटनाएं क्या हुई थी, तो 1920 में, 1895 में जो भाषा आंदोलन पे आधार पर जब आंदोलन हो रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्य प्रांत होने चाहिए, स्टेट्स होने चाहिए, उसी समय कांग्रेस ने 1920 के सेशन में, 1920 का नागपुर में सेशन, अब नागपुर कहाँ पे, महाराष्ट्र में, बालाघाट छिंदवाड़ा वाला एरिया जो मध्य प्रदेश में ऊपर आता है, उनका थोड़ा सा नीचे महाराष्ट्र में घुसेंगे, पेनगंगा वेनगंगा वाला एरिया है, उस एरिया में कौन है, वर्धा वाला एरिया, आप देखोगे वहाँ पे नागपुर है। नागपुर के थोड़ा सा इधर चंद्रपुर वगैरह, थोड़ा आगे छत्तीसगढ़ आ जाता है। तो नागपुर में कांग्रेस का सेशन हुआ था 1920 में। उस सेशन में भाषाई आधार पर प्रांत बनाने का प्रस्ताव पारित होता है, कांग्रेस समर्थन भी देती है। कांग्रेस कहती है देश की आज़ादी के बाद में भाषाई आधार पर प्रांत बनेंगे। 1920 की बात है ये, कब की बात है, 1920 की। ठीक, उसी आधार पे 1920 में कांग्रेस ने अपनी प्रांतीय कमेटियां बनाई थी। जैसे आज हम देखते हैं कि भाई राजस्थान का कांग्रेस प्रेसिडेंट गोविंद सिंह डोटासरा जी है, हरियाणा का जी ये जी भाई साहब है, पंजाब का ये भाई साहब है, कांग्रेस प्रेसिडेंट बताते हैं ऐसे। उसी समय प्रांतीय आधार पर जो कमेटियां बनी थी वो भाषाई आधार पर बनी थी। कांग्रेस ने समर्थन कंप्लीट दिया। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन, यूपीएससी आपको घुमाए कि भाषाई आधार पर आधारित प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर सेशन में हुआ, तो आपसे ये पूछ ले कि नागपुर सेशन के उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए शेर, लोयन, साउथ का शेर, हमारा शेर, साउथ के शेर, कौन, द लोयन ऑफ साउथ, विजय राघवाचार्य साहब, सी विजय राघवाचार्य साहब। कुछ लिबरल इनसे बारे में बात कम करते हैं, वैसे लिबरल मुझे पसंद नहीं है। कि लिबरल के बारे में आप जानोगे, एक चीज याद रखना, लिबरल कब आए थे, लिबरल आते हैं औद्योगिक क्रांति से। ठीक है, वेस्टर्न थॉट में लिबरल एक ऐसी चीज है कि देखो किसी इंसान को, अगर कोई इंसान खत्म हो रहा है तो लिबरल क्या है, डायबिटीज से आदमी खत्म होता है ना, अगर किसी आदमी को डायबिटीज है उसको गोलियां दो और दे दो, मीठी मीठी चीजें खिलाओ, लिबरल वही है। लिबरल की वजह से अखंड भारत टूट गया हमारा, लिबरल लोगों की वजह से। तो मैं तो लिबरल हूँ नहीं, आपका स्वागत है अगर आप लिबरल है तो। ठीक है, मैं इंडियन हूँ, मेरी विचारधारा भारतीय है, और कोई ये सिखाने की कोशिश ना करे भारतीयों को कि आप लिबरल है नहीं है, जाके हमारी गीता पढ़ ले, और ज़्यादा ही पढ़ना है तो उपनिषद पढ़ ले, ज़्यादा और पढ़ना है वेदों में चले जाइए। ठीक है, अगर उपनिषदों को पढ़ना है, उपनिषद जाके पढ़ो उपनिषद। ठीक है, हमारा वैदिक पढ़ लो, उनमें आपको सब मिलेगा, आपका कम्युनिस्ट वगैरह सब अलग है उनसे, हर चीज़ मिलेगी आपको वहाँ पे। तो लिबरल लोगों को थोड़ा बहुत सी, विजय राघवाचार्य जी उनके लिए शेर ही थे, वो लकड़ बग्गे लोग डरते भी थे। बात आप नेट पे सर्च करना, कुछ कांड हुआ था। ठीक है, विजय राघवाचार्य साहब हमारे शेर को कुछ लकड़ बग्गू ने घेरने की कोशिश की थी, इनके ऊपर एफआईआर भी करवाई थी लकड़ बग्गू ने। तो श्री विजय राघवाचार्य साहब जी क्या थे, नागपुर सेशन के अध्यक्ष थे। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मैं इतना बता रहा हूँ, बैकग्राउंड डीप में जा रहा हूँ, जाना जरूरी है भाई, अपना हिंदुस्तान है, हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा है। अब देखो देश आजाद हुआ तो 1920 में कांग्रेस ने क्या कहा था कि भाई भाषाई आधार पे प्रांत बनेंगे। देश आजाद हो गया लेकिन भाषाई आधार पे प्रांत तो नहीं बने 1948 तक। तो उसी समय मोमेंट शुरू होते तेलुगु, मराठी, मद्रासी भाषाओं का। ठीक है भाई, भाषाई आधार पे प्रांत बनने चाहिए। उन्हीं मोमेंटों के दबाव में आके उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक कमेटी बनाते हैं भाषाई आधार पे। कब, 17 जून 1948 को, कि भाषा के आधार पे प्रांत बनने चाहिए या फिर नहीं बनने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? कौन बनाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1948 में एक समिति बनाते हैं। समिति को आप बोल सकते हैं भाषाई प्रांत आयोग या फिर धर आयोग, एस के धर आयोग। क्या बोल सकते हो? एस के, ये एस के धर आयोग। ठीक है, एस के धर आयोग। क्यों एस के धर क्या थे? उस आयोग के चेयरमैन थे। अब उस एस के धर आयोग में एक नाम है जगत नारायण लाल जी का। ये हमारे जगत नारायण जी है। जगत नारायण जी के बारे में आपको जानना है। बिहार के राजनीति में एक अनोखा नाम थे जगत नारायण जी का नाम। ठीक है, तो उसमें कौन थे? जगत नारायण जी। तो जगत नारायण जी का नाम आए तो क्या संविधान सभा के सदस्य भी थे जगत नारायण जी। आपसे पूछे जगत नारायण जी कौन है?
भाषा आयोग में सदस्य संविधान सभा के संविधान सभा के मेंबर भी थे, सदस्य भी थे। कौन? जगत नारायण जी। और वकील थे पेशे से। इसके साथ साथ इस आयोग के हेड कौन थे? एस के धर साहब। अब एस के धर साहब कौन है? इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो पहले इलाहाबाद बोलते थे, आज मैं बोलूंगा प्रयागराज उच्च न्यायालय। ठीक है, तो प्रयागराज, हमारे प्रयागराज उच्च न्यायालय के क्या थे? सेवानिवृत्त न्यायाधीश। कौन? एस के धर साहब। अब आते पन्नालाल जी पे। पन्नालाल जी कौन है? पन्नालाल जी थे सिविल सर्वेंट। कौन थे? सिविल सर्वेंट, सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट। मतलब आईएएस, आज आईएएस बोलते हैं, उस समय सिविल सर्विसेज के 3 बंधुओं का आयोग बनता है। ये आयोग किन्होंने बनाया? संविधान सभा के अध्यक्ष साहब से बना। किस लिए बना? इस आयोग के सामने एक ही काम करना था कि भाषाओं के आधार पर क्या राज्यों को बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, इस क्वेश्चन का जवाब इस आयोग को ढूंढना था। आयोग की स्थापना होती है 17 जून 1948। आयोग ने बहुत कम समय में 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में यह कहा, क्या कहा? ये देखो, यहां पढ़ोगे कि विशेष रूप से, मुख्यतः रूप से भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन भारतीय राष्ट्र के व्यापक हित में नहीं है। तो मतलब इन्होंने क्या कहा? भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। धर आयोग ने 1948 में यह बोला। अब इन्होंने बोला कि तो फिर किस आधार, इन्होंने अपना सुझाव दिया कि प्रांतों को किस आधार पर पुनर्गठित किया जाए, इनकी बाउंड्रियां कैसे बनाई जाए। तो कहा, एक तो भौगोलिक निकटता, कि देखा जाए कौन सी नदी, पहाड़ वगैरह कैसा है। दूसरा, इनमें यह भी देखना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हो रही है। वित्तीय आत्मनिर्भरता, कैसे? वित्तीय आत्मनिर्भरता, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रशासन में आसानी हो, कि आसानी से उस प्रशासन में आसानी हो। कहा कि इसके आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, मद्रास, बॉम्बे और जो बरार प्रदेश है, इनका पुनर्गठन करना है तो आप भाषा के आधार पे मत करिए, इन 3 चीजों के आधार पे करिए। ठीक। अब जैसे ये रिपोर्ट आई तो हिंदुस्तान में वापस चीज को लेके आंदोलन शुरू हो गया। तो उसी चीज को लेते हुए जयपुर में कांग्रेस का सेशन होता है। ठीक है, उस सेशन में जेवीपी कमेटी बनती है। अब जेवीपी का मतलब क्या है? आप देखो, जेवीपी का मतलब आपसे कोई पूछे, ठीक, तो कौन है? भोगा राजू, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक, पट्टाभी सीतारमैया, पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। इनका नाम क्या था? भोगा राजू, पट्टाभी सीतारमैया। अब इस कमेटी में दूसरा नाम कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा, शेर ऑफ हिंदुस्तान, आयरन मैन, ठीक, वल्लभ भाई पटेल साहब। ठीक, किस कमेटी में? जेवीपी कमेटी। अब इस कमेटी का काम क्या था? यह कमेटी एस के धर कमेटी ने जैसी जो प्रस्ताव दिया था, ठीक है, कि भाषा आधार पर नहीं, उन सारे प्रस्तावों की जांच करने के लिए जेवीपी कमेटी बनती है। कौन सी बनती है? जेवीपी कमेटी। अब इस कमेटी में 3 मेंबर थे, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो आपको पूछे पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, भोगा राजू, पट्टाभी सीतारमैया, तो ये है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। इनके बारे में एक चीज याद रखना, ये कांग्रेस के 1948 में प्रेसिडेंट थे। इससे पहले एक चीज और इतिहास में, त्रिपुरा का जो सेशन हुआ था, त्रिपुरी सेशन याद है? कहाँ है त्रिपुरी? 1939 त्रिपुरी सेशन। कुछ नाम याद आया? बोस है। तो बोस जी के सामने चुनाव यही लड़े थे और हार गए थे। गांधी जी के तरफ से कौन लड़े थे? पट्टाभी सीतारमैया। बोस जी चुनाव जीते थे, सुभाष चंद्र बोस, हमारे बोस है। तो सुभाष चंद्र बोस जीते थे, तो पट्टाभी सीतारमैया उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। ये चीज याद रखना। लोहे पुरुष को तो आप जानते हो, द आयरन मैन, और नेहरू जी। ठीक है, आगे कमेटी बनती है जेवीपी कमेटी। अब जेवीपी कमेटी की रिपोर्ट कब आती है? 1 अप्रैल 1949 को। कब आती है? 1 अप्रैल 1949 को रिपोर्ट आती है। अब इस रिपोर्ट में क्या होता है? रिपोर्ट भी कहती है, जेवीपी कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि भाषा के आधार पे नहीं बनाएंगे प्रांत। कि अभी की सिचुएशन ऐसी है कि इस सिचुएशन को देश के भाषा के आधार पर अगर प्रांत बनाते हैं तो इंडिया टूट जाएगा, सूटेबल नहीं है। क्या कहा? द टाइम वाज नॉट सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्रोविंस। लेकिन एक चीज कह गए, कहा कि अगर पब्लिक का सेंटीमेंट ज्यादा है, उसको देखते हुए आने वाले टाइम में अगर डेमोक्रेटिक लोकतंत्र को देखते हैं
तो हमें कुछ चीज़ों के आधार पर भाषाई प्रांत बना भी सकते हैं, वो भारत के लिए सही भी रहेगा। ठीक, कि कुछ लिमिटेशन के साथ हम प्रांत बना सकते हैं। किसने बोला? जेवीपी कमेटी ने ये अपनी रिपोर्ट में बोला। अब जैसे ये मतलब इन्होंने खारिज ही कर दिया ना कि भाषा के आधार पर प्रांत नहीं बनेंगे, पहला स्टेटमेंट, लेकिन बट में अलग है वो, लेकिन कि देखते हैं कि होता है जनता के सेंटिमेंट्स। अब उसी समय क्या होता है, अब उस समय आपको एक नाम याद रखना चाहिए, अमरजीवी। ठीक है, अमरजीवी पोटबी श्री रामुलु है, रामुलु। ठीक है, तो अमरजीवी का नाम आपके दिमाग में, इन्होंने क्या किया कि भाषा के आधार पर प्रांत, जब भी कमेटी ने रिपोर्ट दी जेवीपी कमेटी ने, तो इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की, अमरजीवी जी ने, हैं, श्री राम मुल्लू ने, श्री राम मुल्लू ने अपना भूख हड़ताल शुरू की। 56 दिन की भूख हड़ताल होती, कितने दिन की? 56 दिन की। 15 दिसंबर 1952 को इनका देहांत हो जाता है। इन्होंने भूख हड़ताल क्यों की? इन्होंने कहा कि हमको तमिल से अलग तेलुगु एक राज्य चाहिए। क्या चाहिए? तमिल से अलग तेलुगु राज्य बनाने के लिए, तेलुगु राज्य मतलब आंध्र प्रदेश बनाने के लिए भूख हड़ताल की थी। 56 दिन के इनका देहांत हो जाता है। देहांत से देखते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने भाषाई आधार पर पहला प्रांत 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को बना दिया। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश को प्रांत बनाया तो अदर राज्यों ने भी कहा कि प्रांत क्यों नहीं बनने चाहिए। अब इसी चीज को लेते हुए वापिस एक कमेटी बनती है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कौन सा बनता है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कहानी समझ जाओगे। अब मैंने बोला कि 56 दिन की भूख हड़ताल की थी। देखो 56 दिन कोई भूखा रहना आदमी, ठीक है, स्वतंत्र भारत में भूख हड़ताल करके, पहले भूख हड़ताल करके जिन्होंने जो शहीद हुए थे, अमरजीवी पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है, इनसे पहले कौन हुए थे? एक नाम याद रखना, जतिंदर, यतिंदर है इनका नाम। आप कहीं जतिंदर भी पढ़ोगे, कहीं यतिंदर भी नाम पढ़ोगे, यतिंद्र नाथ दास। अब यतिंद्र नाथ दास कौन थे? असहयोग आंदोलन में भाग लिया जब 17 साल की उम्र थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक क्या थी? चंद्रशेखर आजाद जी, याद है? भगत सिंह जी का है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक बना था। कब बना था? 1925 में हिंदुस्तान सोशल जो ये रिपब्लिक था, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्र सान्याल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन संबंधित थे। इसी संगठन से संबंधित है यतीन्द्र नाथ दास साहब। यतीन्द्र नाथ दास साहब को एक बार जब गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, जब 1925 के आसपास इनको गिरफ्तार किया जाता है, इनको एक जेल में रखा जाता है। कौन सी जेल में रखा जाता है? राजनीतिक गतिविधियों के आधार पे मेमन सिंह आज बांग्लादेश में उस जेल में इनको रखा जाता है। वहाँ पे जेल के कैदियों की हालत खराब थी, तो मेमन सिंह में यतीन्द्र नाथ, या यतीन्द्र नाथ बोल सकते हो, यतीन्द्र नाथ जी ने क्या की थी? भूख हड़ताल की थी। और वो भूख हड़ताल सफल भी हुई और जेल के कैदियों के लिए जेलर ने कुछ सुविधाएं की। इनको वापिस लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया और लाहौर की जेल में रखा जाता है। तब लाहौर में भगत सिंह जी ने भी भूख हड़ताल शुरू करवाई। यतीन्द्र नाथ जी ने भूख हड़ताल कर रहे थे। यतीन्द्र नाथ जी भूख हड़ताल के समय, ठीक कितने दिन? 63 दिन की भूख हड़ताल पर रहने की वजह से यतीन्द्र नाथ जी का देहांत हो जाता है। कहाँ पे? लाहौर। अब ये भूख हड़ताल क्यों हुई? इसलिए हुई कि यूरोपियन जो कैदी थे उनके साथ अलग भेदभाव, उनको एकदम बेस्ट फैसिलिटी। भारतीयों को ना तो टाइम पे खाना, चूहे फिर रहे खाने में, ना कोई मच्छर होते, बहुत गंदी हालत थी। कहा कि ये असमानता क्यों? ठीक है, लोग कहते हैं असहयोग, तो यतीन्द्र नाथ जी से बड़ा किसी ने असहयोग नहीं किया था। ये असहयोग ही होता है ना, एकदम भूख हड़ताल की थी। जब यतीन्द्र नाथ जी का जब भूख हड़ताल करते समय उनका देहांत हुआ, कब? 13 सितंबर 1929 को जब देहांत हुआ, तो लाहौर से कलकत्ता आए थे। तो कलकत्ता उनको लेके कौन आते हैं? भाभी दुर्गावती। अब भाभी दुर्गावती आपको नाम याद आते तो एक नाम याद आना चाहिए, भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा, भाभी दुर्गावती उनकी वाइफ थी। ठीक है, भाभी दुर्गावती वही है भगत सिंह जी को ट्रेन में एकदम निकाल देते हैं। ठीक है, भगत सिंह जी का साथ देते हैं। लाहौर षड्यंत्र के सेंट्रल असेंबली वाला याद आया, साइंड्रस वाले में, भाभी दुर्गावती।
तो भाभी दुर्गावती उनको लाहौर से कलकत्ता लेके, जैसे कलकत्ता हावड़ा रेलवे स्टेशन पे हमारे बॉस सुभाष चंद्र बोस इनके ताबूत को कंधा देते और शमशान घाट तक ले जाते हैं। और बोस कहते हैं कि आधुनिक भारत के कोई ददीची थे तो कौन है? यतीन्द्र नाथ जी है। क्या आधुनिक भारत के अगर कोई ददीची है तो वो कौन? युवा ददीची कौन है? यतीन्द्र नाथ जी। ये किन्होंने बोला था? बोस ने। तो यतीन्द्र नाथ जी 63 दिन की भूख हड़ताल थी, याद रखना। मैं बीच में थोड़ा बहुत ऐसे लिया कि बोर ना हो जाओ तुम, हाँ, कहीं बोरिंग होने का टाइम लगे। अब अमरजीवी पोटेवी श्री रामलुल्लू जी का देहांत के बाद में आंध्र प्रदेश राज्य बना 1 अक्टूबर 1953 में। भाषाई आधार पर राज्य जैसे ही बना, पूरे हिंदुस्तान में अब राज्य बनने की डिमांड उठने लगी। इसी चीज को देखते हुए नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया और यह भी कहा कि हमें एक ऐसी समिति का गठन करना है। देखो पार्लियामेंट में बोला, कहा कि एक ऐसी समिति का गठन किया जाए जिसका उद्देश्य भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन की समस्या पर गंभीरतापूर्वक बिना किसी पक्षपात के विचार करना होगा। और इसी चीज को देखते हुए फैजल अली आयोग के अध्यक्ष, फैजल अली आयोग स्टैब्लिश किया जाता है। जिनके अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली थे। उनके नाम से फैजल अली आयोग बोला जाता है, लेकिन सही नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्या था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। जैसे ही दबाव बन, अब आपसे कोई पूछे, क्या पूछेगा? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग या फैजल अली आयोग। तो अब इनमें 3 मेंबर थे। कौन कौन थे? पहला जस्टिस फैजल अली। जस्टिस फैजल अली का नाम याद आए तो आपको यही ध्यान रखना है। क्या थे जस्टिस फैजल अली? बिहार के पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। उसके बाद में ये क्या रहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहते हैं। किस में न्यायाधीश रहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहते हैं। इसके साथ साथ उड़ीसा के राज्यपाल भी रहते हैं, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि फैजल अली, ये रहे फैजल अली, ठीक। अब इसके बाद में दूसरे के.एम. पाणिकर साहब। अब के.एम. पाणिकर जी का आपको नाम याद आए तो के.एम. का मतलब क्या हो गया भाई? कौलम माधव। क्या नाम था सही? कौलम माधव पाणिकर, कौलम माधव पाणिकर। इनके बारे में यह याद रखना, ये पत्रकार भी थे। कौन से न्यूज़पेपर के लिए पत्रकार थे? ठीक है, प्रोफेसर थे। प्रोफेसर किस किस में रहे? एयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, ठीक है। एक न्यूज़पेपर था हिंदुस्तान ऐसे करके था, उसके अंदर ये पत्रकार भी रहे हैं 1925 के आसपास। हिंदुस्तान, कंफर्म नाम याद मैंने भी नहीं आ रहा, ठीक है, नेट पे सर्च करूंगा भाई, गलती मानू, सॉरी, कांड पकड़ गया, माफी, ठीक है, भूल गया मैं भी, ठीक है। तो कौन? के.एम. पाणिकर साहब। अब इसके बाद में एक नाम आता है पंडित हृदयनाथ कुंजरू। ये क्या थे? संविधान सभा में हैं, क्या थे? पंडित हृदयनाथ कुंजरू का नाम का आपको कोई पूछे कि भारत में अगर कोई पूछे हृदयनाथ कुंजरू साहब का क्या योगदान है, तो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। और उनकी डिबेटिंग पढ़ेंगे हम आगे, जब भारतीय संविधान में बात करेंगे। तो कौन थे? पंडित हृदयनाथ कुंजरू। ये किस में थे? इस कमेटी में मेंबर थे। दूसरा, हृदयनाथ कुंजरू जी के बारे में एक चीज याद रखना, 1968 की बात है, 1968 की बात है, जब इनको भारत रत्न दिया जा रहा था तो हृदयनाथ कुंजरू ने कहा कि मुझे भारत रत्न नहीं चाहिए, कि गणतंत्र, देखो याद पढ़ेंगे कि भारत रत्न किस समय बैन किया गया, 3 साल बैन रहा, मिला नहीं, ठीक है, या आर्टिकल 18 का क्या है इसके अंदर बात करेंगे। तो हृदयनाथ कुंजरू साहब ने कहा कि मुझे भारत रत्न नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि ऐसे पुरस्कार गणतंत्र में शोभा नहीं देते, ये डेमोक्रेसी में ये अच्छे नहीं देते। और उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया भारत रत्न। किन्होंने? हृदयनाथ कुंजरू साहब ने वो स्वीकार नहीं किया। अब मैंने कहा, अभी मैंने एक चीज पे सॉरी मांगी थी कि मुझे पता नहीं कौन से पत्रकार, कौन से वो न्यूज़पेपर में पत्रकार थे, तो वो न्यूज़पेपर था हिंदुस्तान टाइम्स। याद आ गया ना? दिमाग घोड़े की तरह ना है मेरा, चने कम खाए शायद मैंने। तो हिंदुस्तान टाइम में पत्रकार थे, याद रखना चाहिए, ठीक है। कौन? के.एम. पाणिकर साहब, ये इस कमीशन में मेंबर थे। अब कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में क्या कहा वो देखना है। देखो कमीशन ने रिपोर्ट दी, कमीशन ने 3 पॉइंट बोले। क्या क्या बोले? पहला पॉइंट भाई
कि भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, वैसे माना ये करेंगे पुनर्गठन, लेकिन केवल ये एक ही आधार नहीं होना चाहिए। क्या भाषा और संस्कृति के आधार पर पुनर्गठन करोगे? कि राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक आधार पर भी होना चाहिए। साथ साथ में पंचवर्षीय योजनाओं को कैसे सफल किया जा सकता है उस वो भी आधार होना चाहिए। ठीक, इसके साथ एक और पॉइंट दिया तीसरा, कि जो ABCD आपने बना रखे हैं प्रांत, इनको सबको खत्म करो, मतलब इन सब प्रांतों का विभाजन खत्म करो। दूसरा, इसके स्थान पे स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन ने क्या बोला कि 16 राज्य बनाओ, 16 राज्य और 3 UT बना दो, हैं कि 16 राज्य बनाओ और 3 क्या बना दो? संघ राज्य क्षेत्र बना दो। जो राज प्रमुख का पद है जो पार्ट बी में, उसको भी क्या करो? खत्म करो। और जितने भी जो पूर्वी रियासतों के साथ जो विशेष एग्रीमेंट है उनको भी खत्म करो। ये कौन बोलता है? स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट 1956 से पहले स्टेट जो कमीशन आता है, स्टेट्स रिओर्गनाइजेशन कमीशन ने ये बात बोली। क्या भारत सरकार ने इसको अपनाया? इसको देखते हैं। देखो, ठीक, अब इन्होंने क्या बोला कि 3 UT बनानी है। उसी के साथ एक्ट पारित होता है, स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट। क्या पारित हुआ? स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट पारित हुआ। अरे 1956 में ये अपने प्रांत बने। तो 1956 में स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन ने क्या किया था? फैजलाई आयोग ने कहा कितने स्टेट बनने चाहिए? 16। जबकि भारत सरकार ने स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट के तहत केवल 14 राज्य बनाए। कितने राज्य बनाए? 14। अब 2 राज्य वो कौन सा बोला था? उसने कहा विदर्भ और तेलंगाना भी एक राज्य अलग बनाना चाहिए। स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन ने कहा था, फैजल अली आयोग ने कहा था विदर्भ और हैदराबाद। इस कमीशन ने क्या कहा कि 16 राज्य बनेंगे। 2 राज्य कौन कौन से थे? तेलंगाना और विदर्भ और हैदराबाद। तेलंगाना नाम याद आ रहा है। जबकि भारत सरकार ने उन 2 को छोड़ के और बाकी जो 16 की लिस्ट में 14 बचे थे वो राज्य बनाए। इसके साथ साथ उसने कहा, किसने कहा? कमीशन ने, फैजल अली ने कहा 3 UT बनानी चाहिए। जबकि भारत सरकार ने एक्ट से कितनी UT बनाई थी? 6 UT। कमीशन ने केवल 3 UT बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? दिल्ली, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जबकि उस समय कितनी UT बनी? अब आपसे कोई पूछे 1956 में कितने राज्य थे? भाई 14 राज्य। UT कितनी थी? 6 UT। अब यही आगे पढ़ना है कि ये आगे कैसे डेवलप होते गई। देखो, स्टेट रिओर्गनाइजेशन जैसे ही आया स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट, तो सबसे पहला राज्य कौन बना स्टेट रिओर्गनाइजेशन के बाद में? 1954 में पौंडीचेरी जो है, फ्रांस से हम पौंडीचेरी लेते हैं, फिर 1956 में उसके साथ साइन होता है, संधि होती है, तो फ्रांस को हम क्या बनाते हैं? पौंडीचेरी के नाम से क्या बनता है? हैं? एक UT बनती है। और गोवा भी फिर हिंदुस्तान में शामिल होता है 1961 में, शामिल हो जाता है गोवा। ठीक है, भारत में 1961 में गोवा हम ले लेते हैं। अब सबसे पहले 1960 में स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट के बाद में पहला राज्य बनता है महाराष्ट्र और गुजरात। इसके लिए मराठी और गुजराती भाषा के बीच में संघर्ष ना हो उसको रोकने के लिए बंबई को डिवाइड करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाते हैं। 1 मई 19। जैसे ही महाराष्ट्र और गुजरात बना उसी समय नागालैंड भी का भी आंदोलन होता है, तो नागालैंड बन जाता है अलग 1 दिसंबर 1963 में। कब? 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड अलग होता है। नागालैंड के 3 साल बाद, जस्ट 3 साल, स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट 1956 में आया। 10 साल के बाद में, और नागालैंड के 3 साल बाद में पंजाब में पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा, मतलब हरियाणा और पंजाब दोनों अलग होते हैं 1966 में। इसी के साथ साथ असम, अब असम में नागालैंड अलग हो गया, तो मेघालय ने कहा मैं भी भाई अलग होऊंगा, तो मेघालय को अलग नहीं किया, मेघालय को एक प्रांत बना दिया। लेकिन 1972 में वापस क्या किया? मेघालय को एक अलग ही राज्य बना दिया गया। तो मेघालय उपराज्य कब बना? 1969 में। राज्य कब बना? 1972 में। अब इसी के साथ आगे चल भाई। ठीक, 14 से प्रांत बढ़ते जा रहे हैं ना। देखो, फिर हिमाचल प्रदेश क्या था? UT था ना। हिमाचल प्रदेश को UT से क्या बना दिया गया? राज्य, स्टेट बन देखो UT era। 1956 में UT था हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और मणिपुर और त्रिपुरा भी क्या थी? UT थी। इनको 1971 में हिमाचल को भी राज्य बना दिया, मणिपुर और त्रिपुरा को भी क्या बना दिया? राज्य बना दिया। ये देखो, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल, ये तीनों 1956 में UT थी, 1971 में राज्य बनेंगे। और 1971 में मिजोरम को क्या बनाया? UT बनाया।
मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यूटी बनाते हैं और 1986 में दोनों को क्या बना देते हैं, एक साथ ही राज्य बना देते हैं। और 1986 में गोवा राज्य, 1987 में गोवा राज्य बनता है। अब बीच में कौन सा बचा, सिक्किम, जो हमारा भारत का पार्ट बना था आर्टिकल 3 के तहत या 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 3 अलग है, आर्टिकल 2 अलग है, दोनों में डिफरेंस पढ़ोगे। फिर नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़, ये उत्तीसगढ़ लिख दिया उन्होंने, 36। ठीक है, छत्तीसगढ़। क्या भाई, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड और झारखंड अलग बने। अब आंध्र प्रदेश 2014 में अलग होगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और अभी 5 अगस्त 2019 में, पता आपको? ठीक है, हमारे माननीय अमित शाह जी ने, ठीक है, लोकसभा में नहीं आए थे, राज्यसभा में पहले आया था बिल। ठीक है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को स्टेट से यूटी बना दिया। तो आज कितने, 28 और 8। तो इनको सबका लिस्ट आपको कोई पूछे तो आप बता देना कि क्या क्या कहानी रही है। तो स्टेट्स हमारा पुनर्गठन कैसे हुआ, इसकी ये पूरी बात थोड़ा बहुत चिल्लाया भी हूँ। मैं नहीं चाहता आप मेरी थॉट पे चले, लेकिन लिबरल से बच के बी केयरफुल, डायबिटीज की तरह है वो। अगर आपको पहले डायबिटीज देंगे, बहुत मीठा खिलाएंगे, बहुत मीठा बोलते हैं लिबरल, कहते हैं कड़वा बोलो, अच्छा होता है, लिबरल मीठे होते हैं। डायबिटीज दे देंगे भाई, इंडिया को दे गए, तोड़ गए अखंड भारत को। तो लिबरल से सावधान। जय हिंद, जय भारत। अरे इंडियन बनिए, लिबरल मत बनिए।